मानव शरीर और मानव तंत्र टॉपिक से अपन 86 क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, आहार नली या आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आहार नली या आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत है, और छोटी आंत की लंबाई है 7 मीटर। तो इसमें आंसर होगा शुद्धांतर या छोटी आंत। अब अपन छोटी आंत के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर लगभग। जहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, और जहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक भाग, पहला भाग है ग्रहणी, या जिसे बोल सकते हैं अपना ड्यूडेनम या शॉर्ट में डी, जिसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। ये छोटी आंत का आगे का भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ग्रहणी में पित्तरस तथा अग्नाशय शेरस भोजन में मिलते हैं, इसलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। तो छोटी आंत के कौन से भाग के अंतर्गत भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, तो वो है उसका अग्र भाग ग्रहणी के अंतर्गत। दूसरा भाग है मध्यांतर या जेजुनम, जिसको अपन शॉर्ट में जे बोलेंगे। ये छोटी आंत का मध्यांतर भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। ये पचित भोजन का अवशोषण प्रारंभ कर देता है। और तीसरा भाग होता है शेषांत्र या इलियम। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम एवं सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। और शेषांत्र में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, और ये भाग बड़ी आंत के सीकम या अंधनाल से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। उनमें से जो प्रथम भाग होता है ग्रहणी या ड्यूडेनम, जिसके अंतर्गत भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। और जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है शेषांत्र या इलियम, उसके अंतर्गत भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, यदि अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन हो तो वो पूछा जाएगा लंबाई के अनुसार इनका क्रम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसमें से जो अंतिम भाग है इलियम, वो सबसे बड़ा होगा, फिर जेजुनम और फिर ड्यूडेनम। अगला क्वेश्चन देते हैं, मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। इसमें रक्त दाब के प्रकुंचन दाब के बारे में पूछा गया है। जो मानव रक्त दाब है उसकी खोज हेल्स ने की थी। और सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो 120/80 mmHg। और रक्त दाब को स्पेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। और रक्त दाब के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रकुंचन दाब। ये दाब की क्या होती है, अधिकतम सीमा होती है, जो हृदय द्वारा सिकुड़ी हुई अवस्था में लगभग जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है, और ये हृदय की कौन सी अवस्था होती है, सिकुड़ी हुई अवस्था होती है। और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या अनुशीतलन दाब। ये रक्त दाब की न्यूनतम जो हृदय द्वारा फैली हुई अवस्था होती है। इसका मान 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg। तो इसमें जो प्रकुंचन या सिस्टोलिक दाब होता है वो तो होता है 120 mmHg, और जो हृदय की सिकुड़ी हुई अवस्था होती है ये अधिकतम सीमा होती है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी अनुशीतलन दाब, और ये दाब की न्यूनतम या हृदय द्वारा फैली हुई अवस्था होती है, जो होती है 80 mmHg। तो इसमें अपन को प्रकुंचन दाब यानी अधिकतम सीमा पूछी गई है। तो अधिकतम सीमा होगी 120 पारा या 120 mmHg। प्रकुंचन दाब सामान्यतः 120 mmHg लगभग, और अनुशीतलन दाब सामान्यतः यहाँ पे गलत लिखा हुआ 70, तो 80 mmHg होगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता है। तो ये अपन देख चुके हैं, सार्वभौमिक दाता है O-, और सार्वभौमिक ग्राही है AB+।
अगला क्वेश्चन है 90 एक गठरापेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर याद रखना है परितारिका। परितारिका क्या करती है? मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है 91 रक्तचाप, लार का आना, वमन, उल्टी, जी मचलना इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो ये क्रियाएं नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे उल्टी, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, वमन आदि क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है 92 रुधिर प्रदान के दौरान किसी रुधिर का समूह व्यक्ति को सार्वजनिक प्राप्त करता होता है। तो सर्वग्राही समूह है AB+। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक श्वसन कोशिकीय श्वसन की क्रिया है, उसके अंतर्गत यह टर्म यूज होती है कोशिकीय श्वसन। ये श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण भाग एवं अंतिम चरण होता है, जो 2 भागों में बटा होता है या 2 भागों में संपन्न होता है। उसका पहला भाग है ग्लाइकोलाइसिस, जो अपन को क्वेश्चन पूछा है। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ग्लाइकोसिस की क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल 4 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें से 2 ATP ऊर्जा तो खर्च हो जाती है। अर्थात जो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया है जो संपन्न होती है उसमें शुद्ध रूप से 2 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को एक अन्य नाम है EMP चक्कर, इमर्सन पाथवे चक्कर कहा जाता है। और जो इसमें दूसरा भाग होता है वो कहलाता है केफ्स चक्कर। केफ्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और केफ्स चक्कर में कुल 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है शरीर में ग्लूकोज के एक अणु से कुल 38 ATP, जिसमें 36 तो केफ्स चक्कर से और 2 है इमर्सन EMP पथ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है EMP पथ। और ग्लाइकोलाइसिस की जो ये क्रिया है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और 4 ATP टोटल ऊर्जा है, जिसमें से 2 खर्च हो जाती है, तो शुद्ध रूप से 2 बचती है। और इसका दूसरा नाम इमर्सन पाथवे है। और जो केप्स चक्कर है ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कुल 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु में कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें 36 तो केप्स चक्कर से और 2 इमर्सन पाथवे चक्कर से। अगला क्वेश्चन 94 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है। तो पाचन क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से अंग यूज होते हैं? तो वो है एक तो आमाशय, एक यकृत, एक अग्नाशय। जबकि ये जो मूत्राशय है ना वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जबकि यकृत, आमाशय, अग्नाशय ये सब पाचन तंत्र के भाग है। अगला क्वेश्चन है 95 किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो तो है AB- और सर्वग्राही रक्त समूह है वो है AB+। तो इसका आंसर होगा कि समूह के सर्वव्यापी दाता कहा जाता है, तो वो है O-। अगला क्वेश्चन 96 उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। इस क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए इसका आंसर याद रखना है कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो मानव की प्रजाति है ये है वो है, इसका आंसर होगा यूरिया उत्सर्जी, ना कि यूरिक अम्ल। इसका आंसर याद रखना है यूरिया उत्सर्जी। क्वेश्चन है मानव का मुख्य उत्सर्जन उत्पाद है। तो वो है यूरिया, ना कि यूरिक अम्ल, यूरिया याद रखना। अगला क्वेश्चन 97 निम्न में से मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये क्वेश्चन
पिछले वीडियो से वापस रिपीट हुआ है, लेकिन ये पूछा गया उद्योग निरीक्षक 2018 के अंतर्गत। तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रेम मस्तिष्क। ये कुल मस्तिष्क का 70 से 80% भाग होता है। जिस व्यक्ति का प्रेम मस्तिष्क जितना बड़ा होगा, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा बुद्धिमान होता है। प्रेम मस्तिष्क को ज्ञान या बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। प्रेम मस्तिष्क को छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसमें याददाश्त, चिंतन, मनन, बोलना आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है प्रेम मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है, तो इसका आंसर है प्लूटोनियम। हृदय पेसमेकर बनाने में प्लूटोनियम 238 नामक रेडियोधर्मी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु पेसमेकर में प्लूटोनियम से मिलने वाली ऊष्मा को बिजली में बदलकर पेसमेकर को इलेक्ट्रॉनिक शक्ति दी जाती है। इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन और होता है कि कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी किस धातु की बनी होती है? तो उसका आंसर है लिथियम। और पेसमेकर को हृदय भी कहते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो पेसमेकर बनाने में आता है वो है प्लूटोनियम 238। और कृत्रिम पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो लिथियम धातु की बनी होती है। और पेसमेकर को हृदय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और आरबीसी की जो संख्या होती है वो नर में तो 55 लाख पर mm³ और मादा में होती है 45 लाख पर mm³। यदि औसतन पूछा जाए तो 45 से 55 लाख mm³। अगला क्वेश्चन है एक नर जनन कोशिका कितने शुक्राणु बनाती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नर जनन कोशिका 4 शुक्राणु बनाती है। एक नर जनन कोशिका या न शुक्रजन्य 4 शुक्राणु बना जाती है। ये इस प्रकार होता है। नर जनन कोशिका या न शुक्राणुजन्य 4 शुक्राणु बनाती है। इस प्रकार होता है। शुक्राणुजन्य कोशिका से 2 प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती है। हर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 2 द्वितीय कोशिकाओं में विभाजित होती है और हर द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं 2 शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? तो वो है 4। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रक्त में कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो शुद्ध रक्त में जो शिरा परिवहन करती है वो है पल्मोनरी वेन। तो शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? इसका आंसर याद रखना है पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी धमनियाँ होती है वो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और हृदय से वापस लेकर आता है। हृदय के बाईं तरफ से ऊतक को ऑक्सीजन देने के लिए हृदय रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। इसके बाद रक्त हृदय के बाईं तरफ वाली शिरा में वापस आता है। तो जो पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी वेन है, वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो पहले देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। आरबीसी की संख्या होती है औसतन 45 से 55 लाख पर mm³। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 9000 पर mm³ और बिम्बाणु की संख्या होती है 3 लाख पर mm³। यदि इसका संख्या के अंतर्गत अनुपात पूछा जाए तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात बिम्बाणु तो होगा 600 अनुपात 1:40। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और बिम्बाणु का जीवन काल होता है 10 दिन। इसमें पूछा आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होगा 120 दिन। अगला एक अणु हीमोग्लोबिन से कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अणु हीमोग्लोबिन के 4 अणु से ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंतर्गत 4 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती है, जिसमें से 2 श्रृंखला अल्फा बनती है, 2 श्रृंखला बीटा बनती है और दोनों की 2 श्रृंखलाएं 2 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करती है। तो हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कुल ऑक्सीजन का परिवहन 4 अणुओं का होता है। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर अपन को याद रखना है वर्षण कोश में मत भूल जाना। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं वर्षण में। अगला है वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। तो वीर्य में जो उपस्थित शर्करा है वो है फ्रुक्टोज। ये शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। वीर्य में मौजूद शर्करा में से फ्रुक्टोज का हिस्सा 99% और वीर्य में मौजूद अन्य घटक
प्रोटीन, अकार्बनिक फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्रोस्टोग्लैंडिन। तो क्वेश्चन है वीर्य में उपस्थित शर्करा वो कौन सी है? फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ए बी में प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज है। तो ए बी का पूछ रहा है। तो ए बी के अंतर्गत न तो एंटीबॉडी नहीं होती है, तो अभी जिम न तो एंटी ए और न एंटी बी, मतलब जो रक्त समूह ए बी है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है। तो इसका आंसर है 1। इसका आंसर गलत दे रहा है। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है त्वचा के अंतर्गत और यह सूर्य से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो आयोडीन वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन जबकि अशुद्ध रक्त में CO2 का परिवहन होता है। रक्त समूह की खोज करता है लैंडस्टीनर। जर्मन वैज्ञानिक को लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में रुधिर वर्ग ए बी की खोज की, और जो अरुधिर वर्ग है उसकी खोज कास्टेलो एवं स्ट्रुली ने की। मतलब जो 3 समूह है ए बी और ए बी, इनकी खोज तो लैंडस्टीनर ने की, और जो अरुधिर वर्ग है इसकी खोज कास्टेलो एंड स्ट्रुली ने की। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इससे स्रावित हार्मोन T4 है, थायरोक्सिन हार्मोन, T3 है, डाईआयोडोथायोनिन और थायरोकेल्सिटोनिन, जबकि ये नहीं है हाइपोफाइसेक्टोमिन। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाने वाली स्टेपीज है। तो इसमें पूछा मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है फीमर और वो होती है जांघ में